यस तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है, सो देखो यार, अभी आज का जो भी हम लोगों का लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन आपका जो भी इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर्स है, ठीक है। देखो अभी तक वैसे हम लोगों के वहाँ पे 4 चैप्टर्स हुए हैं ना, सेकेंड 3A, फिर हम लोगों ने वहाँ पे 10th चैप्टर कंप्लीट किया और 5th चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है, तो इतना अभी तक अपना रिवीजन का हो चुका है। अभी आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है क्या? चैप्टर नंबर 4th जो है ना, वो अपन पहले यहाँ पे देख लेते हैं, चलेगा? चैप्टर नंबर जो 4 है वो पहले देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोगों को करना है करके। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से क्या करो, फटाक करके आप लोगों के जो भी वीडियोस है ना वो ऑन कर दो जल्दी से। सब लोग जल्दी से फटाफट आप लोगों के जो भी वीडियोस है ना वो ऑन कर दो। ठीक है, मेधा, विवेक, कौस्तुभ, राइट, सब लोग प्लीज आपके जो वीडियोस है ना वो ऑन कर दो फटाफट, तो हम लोग फिर आगे जाएंगे। ओके, यस। तो अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, तो देखो टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 37 है ना अपना, तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 के ऊपर आ जाओ, चलो जल्दी से। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 के ऊपर फटाक करके आ जाओ। ठीक है, राइट, जो भी अपना 4th चैप्टर है वो हम लोगों को देखना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ, कंप्लीट कर देंगे अपन। ओके, तो देखो यार, अभी सबसे पहले अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे 4th चैप्टर का, ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है मुझे बोलो यहाँ पे, सप्लाई एनालिसिस। क्या नाम है मुझे बोलो? सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो भी स्टडी करना है, अभी देखो यार, सप्लाई कौन करता है बेसिकली? तो सप्लाई हमेशा करता है बच्चों प्रोड्यूसर। कौन करता है मुझे यहाँ पे बोलो जल्दी? सप्लाई अपना प्रोड्यूसर जो होता है ना, ये प्रोड्यूसर क्या करता है मुझे बोलो? सप्लाई करता है। ठीक है ना, तो देखो यार, हम लोगों ने जो 3A वाला चैप्टर देखा था ना, डिमांड एनालिसिस, ठीक है, तो वो वाले चैप्टर में हम लोग जो भी स्टडी करते थे ना, वो हम लोग वहां पे कंज्यूमर या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। क्या बोला मैंने? चैप्टर नंबर 3A के अंदर हम लोग जो भी स्टडी करते थे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे मुझे बोलो? कस्टमर या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी स्टडी करना है बॉस, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है मुझे बोलो? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है दोस्तों? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमको करना है। ठीक है, अभी देखो यार, तो बेसिकली कैसा है मालूम है क्या? मुझे एक बात बताओ वैसे, कि जैसे हम लोगों ने ये देखा यार, कि कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स का जब भी वहां पे डिमांड करता है, तो वो कब करता था मुझे बोलो? जब उसका प्राइस उसको कम में मिलता था तभी वो ज्यादा डिमांड करता था। बराबर है क्या गलत है? लेकिन अगर मैं आप लोगों को वापस सप्लाई की बात करूं या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कोई भी सेलर किसी भी गुड्स को कब बेचेगा मुझे बताओ? जब उसको वो गुड्स के वहां पे ज्यादा प्राइस मिलेगा, तब वो ऑब्वियसली उसका सेल करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों, कि जब भी वहां पे सेलर को मैक्सिमम प्राइस मिलेगा ना, तब वो क्या करेगा मुझे बोलो? गुड्स को वहां पे बेचना पसंद करेगा। ठीक है, तो अभी देखो यार, यहाँ पे ना हम लोगों को सबसे पहले ये सीखना बहुत जरूरी है कि सर एग्जैक्टली सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई मतलब ये आप मार्क करके रखो मेरे साथ साथ, सप्लाई इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट द स्पेसिफिक प्राइस इज नोन एज सप्लाई। ठीक है, देखो अपन थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो आपको और क्लियर होगा इसका। हम लोगों को है ना, यहाँ पे पहले 3 पॉइंट्स जो है वो हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब अपन 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि सप्लाई मतलब होता क्या है। तो ये 3 पॉइंट कौन से है, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम लोगों को है ना, यहाँ पे पढ़ना है टोटल आउटपुट, फिर हमको पढ़ना है स्टॉक, और फिर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है सप्लाई। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टोटल आउटपुट के बारे में। अभी टोटल आउटपुट मतलब क्या होता है? तो देखो, कोई भी प्रोड्यूसर पूरे साल भर में जितने भी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, क्या बोला मैंने? कोई भी प्रोड्यूसर पूरे साल भर में जितने भी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं टोटल आउटपुट। उसको हम क्या बोलते हैं मुझे बोलो? टोटल आउटपुट बोलते हैं। पहला कंसेप्ट समझा क्या आप लोगों को? पक्का? किसी भी प्रोड्यूसर ने पूरे साल भर में जितने भी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं टोटल आउटपुट। पहला समझा। सेकेंड यहाँ पे होता है अपना स्टॉक। तो स्टॉक मतलब क्या? कि देखो यार, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे एक फार्मर है, ठीक है, वो फार्मर ने मान लो फॉर एग्जांपल पूरे साल भर में मिला के वहां पे
50,000 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन किया। कितना वीट का प्रोडक्शन किया मुझे बताओ उसने? 50,000 किलोग्राम वीट का उसने मान लो वहां पे प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये 50,000 किलोग्राम में से उसने मान लो फॉर एग्जाम्पल 5,000 किलोग्राम वीट है ना, वो उसने मान लो उसके फैमिली के लिए रखा, ठीक है ना। तो ये जो भी 50,000 किलोग्राम है ना, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा टोटल आउटपुट। क्या हो जाएगा मुझे बोले? ये अपना टोटल आउटपुट हो जाएगा। कितना? 50,000 किलोग्राम। ये समझा क्या? उसमें से 5,000 किलोग्राम वो क्या कर रहा है मुझे बोलो? खुद के लिए रख रहा है। ध्यान में है कि ये वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहा है। ओके, तो ये बेचने के लिए अवेलेबल है कि फिर मुझे बताओ? नहीं है। तो बेचने के लिए कितना अवेलेबल है? 45,000 किलोग्राम ही बेचने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। समझा कि नहीं समझा? तो इतना याद रखना है आपको कि जितने भी क्वांटिटी के गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों को बेचने के लिए अवेलेबल है हम लोगों के पास, उसको अपन यहाँ पे बोलते दोस्तों स्टॉक। उसको क्या बोलेंगे मुझे बोलो? स्टॉक बोलेंगे। समझा कि नहीं समझा? टोटल आउटपुट मतलब क्या? टोटल आउटपुट मतलब यहाँ पे अपना हो जाएगा 50,000 किलोग्राम, ये अपना टोटल आउटपुट हुआ। स्टॉक कितना हुआ? 45,000 किलोग्राम हुआ। समझ में आया क्या? टोटल आउटपुट 50,000 किलोग्राम क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने पूरे साल भर में इतने क्वांटिटी के गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे प्रोड्यूस किए हैं। ध्यान में आया क्या? उसमें से हम बेचने के लिए कितने तैयार है? 45,000 ही तैयार है, ठीक है। लेकिन क्या सप्लायर पूरा का पूरा स्टॉक एक साथ बेचेगा? कैंसर इज नो। वो क्या करेगा मालूम है क्या? वो बोलेगा देखो कि अगर मुझे समझो 30 रुपए किलोग्राम प्राइस मिला ना वीट का, तो मैं 45,000 में से 10,000 किलोग्राम बेचने को तैयार हूं। अगर मुझे समझो 40 रुपया कीमत मिलता रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? 40 रुपया किलोग्राम पे वहां पे एक सेकेंड है गाइस, हाँ यस, यहाँ पे 10,000 किलोग्राम बेचने को तैयार है। 40 रुपया अगर उसको समझो यहाँ पे प्राइस मिलता है, तो वो क्या करेगा? 25,000 किलोग्राम बेचने को तैयार है। यानी मान लो उसको 50 रुपया प्राइस मिला तो वो पूरा बेचने को तैयार है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मतलब कहना ऐसे कि कोई भी सप्लायर जो है वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को बेचने को तैयार है। बरोबर है क्या गलत है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो सप्लायर ये क्या कर रहा है बोलो? अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी बेचने को तैयार है। तो सप्लायर कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी बेचने को तैयार है? कोई स्पेसिफिक प्राइस पे वहां पे कोई भी सेलर ये कितने स्पेसिफिक क्वांटिटी बेचने को तैयार है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। इसको अपन क्या बोलते हैं मुझे बोलो? सप्लाई बोलते हैं। अभी समझा क्या नहीं समझा? सप्लाई एकदम सिंपल है, कोई भी सेलर एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितने स्पेसिफिक क्वांटिटीज बेचने को रेडी है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे बोलो? सप्लाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपन सप्लाई बोलते हैं। 3 कंसेप्ट समझ में आए पक्का आप लोगों को? तो देखो यहाँ पे ना हम लोगों को 3 चीजें दी है। देखो पहला क्या दिया? हम लोगों को टोटल आउटपुट दिया है। मैंने आप लोगों को क्या बोला? आउटपुट मतलब क्या दोस्तों? कि किसी भी प्रोड्यूसर ने पूरे साल भर में यहाँ पे कितने क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मुझे बोलो? आउटपुट बोलेंगे। समझे क्या नहीं समझे? मुझे अभी एक बात बोलो, ठीक है, मान लो कि अगर समझो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो क्या कंजम्पशन हो सकता है? क्या लगता है आपको? किसी प्रोडक्ट का मान लो प्रोडक्शन ही नहीं किया किसी प्रोड्यूसर ने, तो क्या वो गुड्स हम लोगों के पास अवेलेबल रहेंगे क्या कंजम्पशन करने के लिए? मुझे बताओ। डेफिनेटली नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि कभी भी जब तक प्रोडक्शन नहीं होता है ना बॉस, तब तक उसका कंजम्पशन नहीं हो सकता है। क्या बोला मैंने? मुझे बताओ जल्दी से फटाफट गाइस। जब तक प्रोडक्शन होता नहीं है, जब तक प्रोडक्शन होता नहीं है, तब तक किसी भी गुड्स का कंजम्पशन होगा क्या? मुझे बताओ बच्चों, नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। क्या याद रखना है मुझे बोलो? प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। समझा? तो अभी तक हम लोगों ने जो 3 पॉइंट्स देखे, टोटल आउटपुट देखा, स्टॉक देखा और सप्लाई देखा, तीनों समझ में आया पक्का? टोटल आउटपुट मतलब क्या? जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है वो, ठीक है ना। अभी देखो स्टॉक क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर द सेल। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला ना, देखो ना, जैसे 50,000 किलोग्राम उसने वहां पे जो बना है, ये अपना क्या हो गया मुझे बोलो? टोटल आउटपुट हुआ। बराबर। ये टोटल आउटपुट में से वो बेचने को कितना तैयार है? 45,000 क्वांटिटी बेचने को तैयार है वहां पे वो सेलर। बराबर है क्या? मतलब ये क्या हो गया? उसका स्टॉक हो गया। यानी क्या 45 का 45 वो पूरा एक साथ बेच रहा है क्या? मुझे बोलो नहीं बेच रहा है। वो क्या बोल रहा है? 30 रुपया प्राइस रहेगा तो 10,000 किलोग्राम बेचूंगा मैं। 40 रुपया प्राइस रहेगा तो 25,000 किलोग्राम बेचूंगा। 50 रुपया प्राइस रहेगा तो 45,000 किलोग्राम बेचूंगा।
मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी का सप्लाई हो रहा है, याद रहेगा पक्का। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी सेलर बेचने को तैयार है, और यही जो अपना कंसेप्ट है इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं मुझे बोलो बच्चों, सप्लाई बोलते हैं। इतना समझा पक्का आप लोगों को, ठीक है। तो देखो अभी उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, जरा ध्यान देना प्लीज। ओके, तो देखो इट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई। अगर स्टॉक ही नहीं रहेगा मालिक तो सप्लाई कैसे हो सकता है, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल सप्लाई। पोटेंशियल मतलब क्या है, जो एक्चुअल में सेलर लोगों को बेच सकता है। पोटेंशियल सप्लाई मतलब क्या होता है मुझे बोलो, जो सप्लाई या जो स्टॉक एक्चुअल में सेलर लोगों को बेच सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मुझे बताओ, पोटेंशियल सप्लाई, ठीक है। अभी ध्यान देना, सुनो, मुझे एक बात बताओ गाइस, कि अगर मान लो कल जाके हम लोगों को आप समझो सप्लाई बढ़ाना है, तो कहने से अगर मैं समझो प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मेरा स्टॉक भी बढ़ जाएगा, और मेरा अगर स्टॉक बढ़ गया तो मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ऐसे बोल सकता हूं क्या, मुझे बताओ जल्दी से। अगर मुझे समझो फॉर एग्जांपल कल जाके मेरा सप्लाई बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ा तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगा। बराबर है क्या, गलत है मुझे बताओ, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज, यानी अगर स्टॉक बढ़ गया समझो तो सप्लाई भी बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ गाइस यहाँ पे, कि बिना स्टॉक का सप्लाई पॉसिबल है, कह रहे मतलब तुम लोगों के दुकान में वहां पे माल ही नहीं है, तो क्या तुम फिर भी सप्लाई कर पाओगे, मुझे बताओ। तुम्हारे दुकान में मान लो माल ही नहीं है, तो सप्लाई हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो विदाउट स्टॉक कैन सप्लाई भी पॉसिबल, मुझे बताओ, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो, देखो यार एक बात हमेशा याद रखना, कि स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक ये हमेशा सप्लाई से ज्यादा भी हो सकता है और सप्लाई के इक्वल भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, जो भी अपना स्टॉक है वो हमारे सप्लाई से ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो मेरे दुकान में 50,000 किलोग्राम चीजें पड़ी है और मैं उसमें से 30,000 किलोग्राम बेच रहा हूं, तो जो मैं बेच रहा हूं दैट इज मेरा सप्लाई कर रहा हूं, और जो मेरे पास पड़ी हुई है मेरे दुकान में, वो मेरा क्या है बोलो, स्टॉक है। तो मेरे दुकान में स्टॉक कितना है, मुझे बोलो 50,000 है, तो क्या मेरा स्टॉक मेरे सप्लाई से ज्यादा है क्या, मुझे बताओ। डेफिनेटली ज्यादा है। मतलब क्या मेरा स्टॉक मेरे सप्लाई से ज्यादा हो सकता है क्या, मुझे बताओ। क्या मेरा स्टॉक मेरे सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है। क्या मेरा स्टॉक मेरे सप्लाई के इक्वल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना बच्चों, स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। अच्छा, अभी मुझे एक बात बोलो, सुनो मेरी बात। मान देखो अभी इनइलास्टिक मतलब क्या है दोस्तों, इनइलास्टिक मतलब चेंज नहीं हो सकता है। मान लो किसी प्रोड्यूसर ने उसका प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाया, तो क्या वहां पे उसका स्टॉक बढ़ेगा क्या, मुझे बताओ। किसी प्रोड्यूसर ने उसका प्रोडक्शन ही वहां पे नहीं बढ़ा, हाँ आपको ये बोलना रह गया भला क्या गाइस, कि ये जो भी अपना चैप्टर है ना, ये आप लोगों को 7 मार्क से 10 मार्क के लिए आता है भला क्या। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, ठीक है। और जनरली ये चैप्टर में से हम लोगों को है ना, वहां पे डिफरेंस बिटवीन एक आता है 2 मार्क का, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन हम लोगों को आता है, और 1 मार्क का एमसीक्यू आता है। ऐसा 7 मार्क का आपका मिनिमम वेटेज रहेगा। 8 मार्क के बड़े क्वेश्चन इसमें से जनरली नहीं पूछे जाते, ठीक है। 8 मार्क का जो भी ठेका लिया हुआ है वो कौन से चैप्टर्स ने लिया हुआ है, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां, ये फिक्स है, उसमें से आते हैं 8 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। बट ये चैप्टर में से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क का श्योर शॉट आएगा। ओके, जैसे स्टॉक आणि सप्लाई, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका, आता है मतलब आता है एग्जाम में। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो या फॉर एग्जांपल देखो यार, एग्रीगेट सप्लाई एंड इंडिविजुअल सप्लाई, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट इतना याद रखना, ये चैप्टर में 4 मार्क का, 2 मार्क का आणि ऑब्जेक्टिव्स, ये फिक्स है अपना, ठीक है। एग्री और डिसएग्री भी आएगा आपको। स्टॉक एक्सीड सप्लाई, डू यू एग्री विथ अबाउट फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ यस राइट द रीजन। समझा क्या, तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस बोल दिए, ये आएंगे एग्जाम में, देखना आप लोग, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए तो वहां पे ना मेरे नाम की एक चॉकलेट साइड में रख देना, ठीक है। अब आगे जाते हैं, ध्यान देखो। तो क्या दिया हुआ है, कि जो भी अपना स्टॉक होता है ना बच्चे, ये फिक्स्ड और इनइलास्टिक होता है। क्यों रे, मुझे एक बात बताओ, इनइलास्टिक मतलब चेंज नहीं होगा। तो अगर मान लो किसी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो स्टॉक बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, तो वो फिक्स्ड रहेगा, इसलिए इनइलास्टिक है। अभी समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक फिश, मिल्क एक्सेट्रा, स्टॉक में बी इक्वल टू सप्लाई।
ऑन द अदर हैंड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई। आप एक काम करो, ये जो चीजें ना इसको आप मार्क करके रखो। देखो यार, पेरिशेबल मतलब क्या होता है रे बच्चों, बोल सकते हो? पेरिशेबल मतलब ऐसे गुड्स यार जिसका लाइफ है ना कुछ दिनों का ही रहता है। जिसे समझो दूध है, ऐसा है क्या बोलो कि तुम्हारे घर में दूध लाया यानी महीना भर चला रहे तुम लोग? होता है क्या कभी ऐसा? क्या 1 से 2 दिन बहुत से बहुत उसकी लाइफ है, 2 दिन बाद वो फट जाता है दूध, है क्या नहीं बताओ? ओके, समझ रहे हो मेरी बात? मान लो समझो ऋतुजा दीदी कोई रेस्टोरेंट से सब्जी लाई और ये सब्जी को मत 6 महीने खा रही हो, चलता क्या? मुझे बोलो ऐसे, बिल्कुल नहीं, है ना? शाम तक भी खराब हो जाती है यार, वो स्मेल आने लगती है क्या नहीं बताओ, राइट? तो मुझे एक बात बोलो गाइस यहाँ पे कि पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या? ऐसे गुड्स होते हैं भाया जो हम लोगों के ना खराब होने वाली चीजें होती है, तो उसका जो स्टॉक होता है ना जनरली सप्लाई की इक्वली होता है। मतलब अपन उतना ही माल लाएंगे जितना बिका जाएगा, इसलिए स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। पर जो भी ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या? जो बाद में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे यार जिसका लाइफ है लॉन्ग टर्म है, जो खराब नहीं होने वाला है। जैसे समझो मेरे दुकान में मान लो ये मैं पानी की बोतल बेच रहा हूँ, ऐसे वाली बाटली बेचता हूँ, ठीक है? तो ये बाटली खराब होने वाली, कि आज नहीं बिकी गई तो ठीक है 1 हफ्ते बाद बिकी जाएगी, लेकिन बिकी तो जाएगी ना, यस और नो? तो ये गुड्स के केस में ना अपना स्टॉक ये सप्लाई से ज्यादा होता है। रूल्स आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये अपना यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है? तो क्या आप लोगों को आउटपुट आणि स्टॉक ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। टोटल आउटपुट आणि स्टॉक समझ में आया? विवेक, ईशान, आप लोग कब से वीडियो ऑफ करके बैठे हो यार? ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है सप्लाई, ठीक है? तो देखो यार दोस्तों, सप्लाई जो है ना ये प्लीज याद रखना, ये हमेशा प्राइस के साथ, टाइम के साथ यानी क्वांटिटी के साथ स्टडी किया जाता है। क्या बोला मैंने? सप्लाई जो है हमेशा प्राइस के साथ, टाइम के साथ यानी क्वांटिटी के साथ स्टडी किया जाता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जैसे मैंगो है, मैंगो, ओके, मैंगो ये कौन से टाइम पे सप्लाई हो सकता है, मुझे बताओ। मैंगो जो है ये कौन से टाइम पे सप्लाई हो सकता है? गर्मी के टाइम पे सप्लाई हो सकता है, समझे क्या नहीं? मुझे बताओ अभी के टाइम पे जो ठंडी का मौसम है वहां पे मैंगो मिलते क्या नहीं मिलते? तो हर एक किसी प्रोडक्ट का वहां पे सप्लाई होने का कोई सीजन होता है क्या नहीं होता है? बोलो, 100% सीजन होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, कोई भी सेलर ऐसा होता है क्या 31 मार्च को बस सप्लाई करेगा, बाकी के 364 दिन घर पे सोएगा? ऐसा होता है क्या? क्या साल भर सप्लाई करता रहता है कोई भी सेलर? कोई भी जो सेलर है वो किसी भी गुड्स का जो सेल है वो पूरे साल करता है क्या किसी एक ही दिन करता है? मुझे बताओ। साल भर करता है, अगर उसके पास वो गुड्स अवेलेबल रहेगा तो जो भी चीजें बार बार होती है ना बच्चों, उसको अपन बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। जैसे कुणाल मेरी मान लो साल भर गालियां खाता है, तो ये कैसा है बोलो? फ्लो कंसेप्ट हुआ। समझा क्या नहीं समझा? ठीक है। एलवी का मेरी मान लो हर 2-3 महीने में एक बार गाली खाती है, मतलब ये क्या हो गया बोलो? स्टॉक कंसेप्ट हुआ। तो जब भी अपन किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ये क्या हो गया बोलो? अपना स्टॉक कंसेप्ट होता है। लेकिन समझो कुणाल है, रोज ही गालियां खाता है बेशरम जैसा, है ना? तो ये क्या हो गया बोलो? अपना फ्लो कंसेप्ट हुआ। जो भी चीजें हम लोगों की पूरे साल भर चलती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? मुझे बोलो, फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है? तो जो भी अपना सप्लाई है ना बच्चों, सप्लाई अपना कैसा कंसेप्ट है मुझे यहाँ पे बताओ बच्चों? फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई कैसा कंसेप्ट है मुझे बोलो दोस्तों जल्दी से? फ्लो कंसेप्ट आहे। कळलं का नाही कळलं? एवढं बोला लवकर फटाफट, ठीक है? तो देखो सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, लिखो आप, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है? अभी देखो यार क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर द सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। देखो यार आपको एक बात बोलूं मैं, सप्लाई का, कोई भी सेलर कौन से टाइम पे, कौन से प्राइस पे, कितने क्वांटिटी बेचने को तैयार है, समझा? या ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सेलर एक स्पेसिफिक टाइम पे, वो स्पेसिफिक प्राइस पे कितने क्वांटिटी बेचने को तैयार है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। बस 3 चीजें याद रखनी है, कौन से प्राइस पे, कौन से टाइम पे आणि कितने क्वांटिटी। टाइम, प्राइस आणि क्वांटिटी, टाइम, प्राइस आणि क्वांटिटी। इसलिए तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ना, सप्लाई इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट विद द प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। आपको ध्यान में आया कि क्यों लिखा हुआ है? समझे क्या नहीं समझे? क्योंकि सप्लाई में कोई भी सेलर एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितने क्वांटिटी बेचने को तैयार है उसको अपन सप्लाई बोलते, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं है? समझ में आया गाइस पक्का यहाँ तक? क्या नहीं आया बोलो जल्दी से? एकदम टकाटक क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है,
ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइस, गड़बड़ मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो गाइस, मैंने आप लोगों को जो भी नोट्स दिए हुए हैं ना, वो नोट्स में स्टॉक आणि सप्लाई का डिफरेंस दिया हुआ है आप लोगों को। समझो, अगर आप लोगों के पास वो नोट्स नहीं रहेंगे तो आपके पास किसी पब्लिकेशन की बुक तो रहेगी, ओके। तो वो पब्लिकेशन के बुक में भी आप लोगों को स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर नहीं तो मेरे हिसाब से हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है कि देखो भला ये डिफरेंस, टेक्स्ट बुक के अंदर ये डिफरेंस दिया है क्या? नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो नहीं है बॉस, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आपके एक आधा जो पब्लिकेशन का बुक रहेगा ना यार, कोई भी एक आधा पब्लिकेशन देख लेना आप, टारगेट है, रिलायबल है, नवनीत है, ओके। वो बुक के पीछे है ना आपको एक्स्ट्रा ये जो क्वेश्चंस है ना वो दिए हुए, इज दैट क्लियर? तो आप लोग है ना बस वो एक बुक प्लीज लेके आना अगर आपके पास नहीं रहेगा तो। और उसके देखो यार, हमको रेफरेंस बुक है ना क्वेश्चंस के लिए जरूर रेफर करना है, कि हमको ध्यान में आता है कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, उसके लिए बस रेफर करना है। वो समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, राइट? बट बाकी जो भी आप कंटेंट पढ़ोगे वो 100% टेक्स्ट बुक से ही पढ़ोगे, नो डाउट। टेक्स्ट बुक के बाहर दिमाग लगाना ही नहीं हमको। हाँ, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, सारे इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये ऑल थियरी सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, जो भी सब स्टूडेंट्स ने अपने पास एनरोल किया हुआ था रेगुलर बैच में, उनको मैंने हार्ड कॉपी नोट्स दिए हुए थे, ओके। अभी जो स्टूडेंट्स का समझो रिवीजन का मामला रहेगा तो आप सिर्फ कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान में आया क्या? और उसमें बस जो एडिशनल क्वेश्चंस है ना वो आप बस देख लेना, पीछे दिए हुए रहेंगे। समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है आगे, उन्होंने हम लोगों को दिया यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, कौन मुझे बोले यहाँ पे? पॉल सैमुएल्सन, सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई, ओके। या ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, मैं जनरली पीडीएफ मेरे क्लास का कभी दिया नहीं आज तक किसी को, ठीक है। बट जो स्टूडेंट रिवीजन में आए हुए हैं, आप मुझे पर्सनल में मैसेज डालना, मैं आपको पर्सनल में नोट्स दे दूंगा, उसका पीडीएफ पर्सनल में दे दूंगा, चलेगा। अगर आपको समझो नहीं लाना है बाहर से तो फिर मैं मेरे जो भी पीडीएफ है सिर्फ वो शेयर मत करना यार, उसके ऊपर मेरा पूरा डिपेंड है, ओके। सारी चीज, यस और नो, राइट, ओके, समझ रहे ना मेरी बात? तो प्लीज वो शेयर मत करना सिर्फ किसी को भी, गलती से भी। आपका काम होगा डिलीट कर देना, उतने भरोसे में देता हूँ आप, समझे मेरी बात? अभी ध्यान दो, सुनो। तो देखो अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं अभी गाइस। तो देखो अभी सप्लाई शेड्यूल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। ईशान, अरे तेरी सुबह हो गई क्या? नहीं, मेधा, विवेक, ईशान तो क्या बाबा बहुत दिनों बाद आता है, वो बड़ा आदमी हो। चलो अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो देखो यार, सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या होता है मालूम है क्या? देखो, शेड्यूल मतलब जब भी आपको शेड्यूल आएगा ना तो क्या याद रखना है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो अभी वैसा ही है, सप्लाई शेड्यूल क्या बताएगा मुझे बोलो? तो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा जो हमारे गुड्स के प्राइस आणि क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप बताएगा। मतलब क्या? देखो अभी देखो यार, फॉर एग्जाम्पल अपन ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे समझो मुन्नी नाम की एक सेलर है, कौन है बोलो? मुन्नी नाम की एक सेलर है, ठीक है। अब ये मुन्नी क्या कर रही मालूम है क्या? कि जब तुम हंसते मत जाओ वाला कैसे, हाँ, तो जब भी 10 रुपया हमारा प्राइस चल रहा है ना गुड्स का, तब वो 100 किलोग्राम बेचने को तैयार है। जब 20 रुपया प्राइस चल रहा है तब वो 200 किलोग्राम बेचने को तैयार है। जब 30 रुपया प्राइस चल रहा है तो 300 किलोग्राम वो बेचने को तैयार है। समझे मेरी बात? क्या नहीं समझ रहे हो मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कि अलग अलग प्राइस पे कोई भी सेलर अलग अलग क्वांटिटी बेचने को तैयार है। तो हमको जो भी ये टेबल बताता है ना कि बाबा 10 पे कितना बेचेगा, वो 20 पे कितना बेचने को तैयार है, तो ये जो टेबल होता है ना बच्चों, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलते हैं मुझे बोलो बच्चों? सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। अभी समझ में आया क्या? कोई भी सेलर कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी का माल बेचने को तैयार है, ये हम लोगों को जो भी टेबल बताएगा, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलेंगे दोस्तों? सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। अभी समझा क्या? तो ये जो भी अपना सप्लाई शेड्यूल होता है ना बच्चों, ये सप्लाई शेड्यूल भी हम लोगों का कितने टाइप का होता है मुझे बोलो दोस्तों? 2 टाइप का होता है। हमारा जो सप्लाई शेड्यूल है, क्या बात है यार, बहुत स्लो ही जा रहे क्या अपन? ठीक है, जो सप्लाई शेड्यूल है ना, ये आपने कितने टाइप का होता है मुझे बोलो? 2 टाइप का होता है। पहला हम लोगों का होता है यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। पहला कौन सा होता है बोलो? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल।
और दूसरा होता है हम लोगों का यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दूसरा कौन सा होता है मुझे बोलो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, ऐसे हम लोगों के यहाँ पे दो सप्लाई शेड्यूल होते हैं। ओके यस, तो देखो यार अभी बात ये चल रही है अपनी कि हम लोगों के ना दो शेड्यूल होते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों को होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और सेकंड हम लोगों को होता है यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, ऐसे अपने दो प्रकार के शेड्यूल्स होते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है मालूम है क्या, कि यहाँ पे हम लोग है ना कोई भी सिंगल सेलर कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी बेचने को तैयार है बस उतना ही देखते हैं, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल सेलर की बात होती है। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है, तो मार्केट के अंदर जो अलग अलग सेलर्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझो टेबल देख सकते रहेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अपना मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। क्यों बॉस, क्योंकि देखो ना जब भी यहाँ पे समझो 10 रुपया प्राइस है तब मार्केट का ए वाला जो सेलर है वो 100 क्वांटिटी बेचने को तैयार है, लेकिन यही प्राइस पे बी वाला 200 क्वांटिटी बेचने को तैयार है, सी वाला 300 क्वांटिटी बेचने को तैयार है। मतलब अलग अलग प्राइस पे एक सेलर अलग अलग क्वांटिटी बेचने को तैयार है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि बाबा मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या होता है, कोई भी सेलर कि अलग अलग प्राइस पे कितने क्वांटिटी बेचने को तैयार है, ये हम लोगों को जो भी टेबल बताएगा उसको हम यहाँ पे बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। बोलो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो एकदम सिंपल है, ध्यान देना। अगर आपको समझो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल अगर ऐसा पूछा गया, ठीक है, तो वहां पे क्या लिखोगे आप लोग, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing the functional relationship between price and quantity supplied by a seller। ऐसा आपको याद रखना है। याद रखोगे मुझे बोलो, individual supply schedule is the tabular representation which will show the functional relationship between price and quantity supplied by a seller। समझा कि नहीं समझा। आणि मार्केट में क्या आएगा, बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट। मतलब टेबुलर market supply schedule is nothing but the tabular representation which will show the functional relationship between price and quantity supplied by all the sellers in the market। समझे आप लोगों को कैसा याद रखना है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर इंडिविजुअल रहेगा तो बाय अ सेलर आएगा और अगर मार्केट रहेगा तो बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट आएगा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इतना पक्का क्या नहीं है, यहां तक क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से फटाफट, चलो ठीक है यस। तो अभी देखो यार, अब एकदम सिंपल है, ध्यान देना। अगर मैं समझो यही इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को, ठीक है, अगर मैं यही इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को मान लो अगर ग्राफ के ऊपर डालता हूं, ये मेरा मान लो समझो शेड्यूल है और इसको मैं कहां पे डाल रहा हूं मुझे बताओ, ये ग्राफ के ऊपर मैं मान लो यहाँ पे डाल रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बोलो कर्व बन जाएगा। ये मेरा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे कर्व बन जाएगा। समझे क्या नहीं समझे। तो अभी हमेशा याद रखना, देखो तुम लोगों का चैप्टर डिमांड हो या सप्लाई हो, एक्स एक्सिस पे हमेशा तुम्हारा क्वांटिटी आता है। क्या आता है बच्चों, क्वांटिटी आता है। और वाई एक्सिस पे हमेशा तुम्हारा क्या आता है, मुझे यहाँ पे बोलो प्राइस आता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों ध्यान देना, तो 10 रुपया वाले प्राइस पे 100 क्वांटिटी बेच रहे थे सेलर्स, 40 रुपया प्राइस पे 400 क्वांटिटी बेच रहे थे सेलर। मतलब अलग अलग क्वांटिटी भी यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बोलो, अलग 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 प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है। तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बोलो, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब क्या, प्राइस बढ़ा तो अपना सप्लाई क्वांटिटी भी बढ़ेगा और प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगा। मतलब हमेशा याद रखना दोस्तों, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा कैसा होता है दोस्तों, मुझे यहाँ पे बोलो पॉजिटिव होता है। हमेशा कैसा होता है दोस्तों, वो पॉजिटिव होता है। अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं है दोस्तों, पक्का समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को, वेरी गुड, ठीक है ओके। तो देखो अभी तो हम लोगों को इंडिविजुअल सप्लाई कर में बस क्या करना है, तो जो भी अपना इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख पाते रहेंगे तो 10 रुपया प्राइस पे 100 क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, 20 रुपया प्राइस पे 200 किलोग्राम क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे ना जो भी मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, इधर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे प्राइस लिखूंगा और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैं क्या करूंगा बोलो, क्वांटिटी सप्लाइड लिखूंगा। समझा क्या नहीं समझा। तो जब भी 10 रुपया प्राइस है तब 100 क्वांटिटी सप्लाई हो रही, ऐसे मेरा चलते रहेगा।
तो मेरा सप्लाई कर्व जो होता है ना, ये हमेशा मेरा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। सप्लाई कर्व कैसा होता है मुझे बोलो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा मेरा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। डिमांड कैसा था दोस्तों, ऐसा था, डिमांड कर्व ऐसा था, बट सप्लाई कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, ठीक है पक्का, ओके। अभी देखो यार, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाला मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, ये जो मेरा प्राइस है ये वाला, और ये जो मेरा मार्केट सप्लाई है क्वांटिटी वाइज, सिर्फ मैं ये दो ही कंसीडर करूंगा, बाकी का सब इग्नोर कर दूंगा। ये मेरा सब कुछ क्या करूंगा मुझे बोलो, मैं इग्नोर कर दूंगा, ये मेरा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बस ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है और ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मैं जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई रहेगा ना, तो मैं ये वाला कॉलम ले लूंगा, यानी जो भी मेरा समझो वाई एक्सिस पे प्राइस है वो मैं ये वाला प्राइस ले लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये मेरा मार्केट सप्लाई कर्व है, तो इधर मेरा प्राइस रहेगा, इधर मेरा क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, यानी मेरा काम चालू हो जाएगा। समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ? और हमेशा याद रखना दोस्तों, अपना सप्लाई कर्व जो होता है ना, हमेशा कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। हमेशा याद रखो सप्लाई कर्व कैसा होता है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, याद रहेगा पक्का। चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने, ध्यान देना दोस्तों, आगे आ जाओ। अभी हम लोगों का नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, यह हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे अपना डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। कौन सा कंसेप्ट है मुझे बोलो दोस्तों जल्दी से, यहाँ पे हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई नाम का हमारा नेक्स्ट वाला है कंसेप्ट है, ठीक है। अभी देखो डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या मालूम है क्या, ऐसा कौन से हमारे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोगों के सप्लाई डिपेंडेंट है, ओके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब क्या दोस्तों, ऐसे कौन से हम लोगों के पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा सप्लाई डिपेंडेंट है, ओके। तो इसका मेमोरी टेक्निक आप लिख के रखो, इसका मेमोरी टेक्निक है, पीपी ने एनजीओ को फिट बनाया। पीपी ने एनजीओ को क्या बनाया मुझे बोलो दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से, फिट बनाया। पीपी ने एनजीओ को फिट बनाया, बस आप इतना मेमोरी टेक्निक लिख के रखो इसका, पीपी ने एनजीओ को फिट बनाया, ऐसा लिखो चलो जल्दी से, इतना लिखो चलो जल्दी से फटाफट। हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, बोलो जल्दी जल्दी, यहाँ तक किया, यस। अभी देखो यार, तो पहली बात है ना, यहाँ पे हम लोगों के कितने पॉइंट्स बनेंगे, तो पीपी से हमारे 2 पॉइंट्स बनेंगे, एनजीओ से हमारे 3 पॉइंट बनेंगे, यानी फिट से भी हमारे 3 पॉइंट बनेंगे। मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स बनेंगे दोस्तों, मुझे यहाँ पे बोलो, हमारे 8 पॉइंट्स बनेंगे। इतना समझा कि नहीं समझा बताओ, ठीक है। अभी देखो यार, यहाँ पे जो अपना पहला पॉइंट बनता है ना, वो हम लोगों का बनता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या बनता है मुझे बोलो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बनता है, ठीक है ना। तो मुझे आप लोग एक बात बोलो दोस्तों, मुझे आप लोग एक बात बोलो, ठीक है, कि जैसे मान लो किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर ज्यादा होगा, ओके, तो उसका सप्लाई भी कैसा होगा मुझे बताओ। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो उसका सप्लाई भी ज्यादा होगा, क्योंकि सेलर क्या सोचेगा कि बाबा मुझे अगर समझो यहाँ पे ज्यादा प्राइस मिल रहा है ना, तो मैं सप्लाई भी ज्यादा कर दूंगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। अगर समझो मेरी प्राइस ज्यादा है ना बॉस, तो मेरा सप्लाई भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोर क्वांटिटी आर सप्लाइड एट द हायर प्राइस, लेस क्वांटिटी आर सप्लाइड एट द लोअर प्राइस, ठीक है। तो आप लिख के रखो, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। तो ये रिलेशनशिप कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं, भला क्या, पॉजिटिव मतलब ही डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स मतलब ही इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या निगेटिव रिलेशनशिप। समझा कि नहीं समझा बताओ, ठीक है, ओके। आगे उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है मालूम है क्या, कि अगर समझो तुम्हारी टेक्नोलॉजी अगर भारी रहेंगी ना, तो तुम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगता है। टेक्नोलॉजी अगर भारी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा लगता है मुझे बोलो, कम लगता है, ठीक है। आराम से चलने दे प्रचिता, टेंशन मत ले। हाँ तो देखो सुनो मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी लाते हो तुम लोग, ठीक है, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कैसा रहेगा मुझे बोलो, कम लगेगा। आणि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा मतलब तुमको देखो यार, किसी भी चीज का कॉस्ट अगर कम लग रहा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा मतलब अपन वहां पे अपन ज्यादा सप्लाई करना पसंद करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये समझे आप लोगों को पक्का स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, पक्का यहाँ तक, यस। अभी नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को दिया इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है। हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी वही है दोस्तों, सुनो ये जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें भी वही बोला मैंने आपको, क्या कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा,
सप्लाई बढ़ेगा। वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी वही है, समझे कि दोनों पॉइंट एक जैसे ही, ऑलमोस्ट दोनों का एक्सप्लेनेशन एक जैसा ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है मतलब कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और सप्लाई भी बढ़ेगा। रूल समझे आप लोगों को मैंने क्या बोला? ओके, नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, ओके, इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई। मुझे एक बात बोलो, सुनो, अगर समझो फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम लोगों का जो माल बनता है ना महाराष्ट्र में बनता है, ठीक है, और तुम लोग ये माल को समझो फॉर एग्जांपल बेचते हो समझो गुजरात में, ठीक है ना। तो मान लो समझो अगर रोड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी या ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं रहेगा तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे? क्या चाह के भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल के जमाने में अच्छा है, इसलिए अपना वहां पे सप्लाई ज्यादा हो रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता था तो फिर सप्लाई भी नहीं हो पाता था। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी ध्यान दो, सुनो, जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट जो भी अपन गुड्स बना रहे हैं उसके लिए अगर मान लो वो फेवरेबल पॉलिसीज लेके आ रहा है, फेवरेबल मतलब क्या, जो हमारे लिए अच्छा है यार। जैसे मान लो समझो फॉर एग्जांपल किसी चीजों के ऊपर कम टैक्स लगा रहा है वो, ठीक है, तो कम टैक्स लगाने सेलर के लिए अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि टैक्स कम लगेगा तो कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझे क्या नहीं समझे? या गवर्नमेंट वहां पे किसी चीज को खुले में खुला बेचने को तैयार है, ठीक है ना, गवर्नमेंट वहां पे कोई, जैसे मुझे एक बात बताओ ना, जो भी समझो गलत चीजें होती है, ठीक है, या जो भी समझो फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हो ना यार कि जो भी नशेड़ी चीजें होती है, ठीक है, तो वो चीजों को गवर्नमेंट वहां पे प्रमोट कर रहा है कि तुम बेचो करके सारे लोगों को नशे में रहने दे, ऐसे बोलता है क्या? नहीं, तो वो चीजों के ऊपर गवर्नमेंट वहां पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाता है। तो कहीं ना कहीं पे उसका जो सप्लाई है वो कम है, क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल डाल के रखा है। तो जो भी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने इस प्रकार का कंट्रोल डाल के रखा है ना दोस्तों, तो फिर वो उसका सप्लाई जो है ना अपना लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या दिया आगे उन्होंने, नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये समझा ना, अगर पॉलिसी हम लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी तो सप्लाई ज्यादा होगा, पॉलिसी अनफेवरेबल रहेगी तो सप्लाई कम होगा, ठीक है। आगे उन्होंने हम लोगों को दिया नेचुरल कंडीशंस, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि नेचुरल कंडीशन में किसी भी गुड्स का जो सप्लाई, जैसे मैंने आपको बोला समझो मैंगोज है ना, तो मान लो बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो मैंगो खराब होते क्या नहीं होते? होते। तो इसके में क्या बोल रहा है वो कि अगर समझो नेचुरल कंडीशन तुम लोगों के समझो फेवर में रहेगी, ठीक है, तो वो केस में क्या होगा दोस्तों, तुम लोग वो गुड्स का वहां पे ऑटोमेटिकली ज्यादा सप्लाई कर पाओगे क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, मुझे बोलो, अपना बढ़ जाएगा। लेकिन समझो फॉर एग्जांपल अगर किसी चीजों का अगर समझो फॉर एग्जांपल या तुम्हारे आजू बाजू में समझो वहां पे नेचुरल सपोर्ट नहीं रहेगा, जैसे क्लाइमेट का प्रॉपर सपोर्ट नहीं रहेगा, तो फिर उसका प्रोडक्शन होगा क्या? अच्छा मुझे बताओ, जैसे समझो आम के सीजन में बहुत ज्यादा बारिश आ गई, आम खराब हो गए, तो प्रोडक्शन खराब हो गया है ना उसका, तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन अगर हम लोगों के लिए वहां पे फेवरेबल है तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा सप्लाई करेंगे। अगर नेचुरल कंडीशन फेवर में नहीं है तो कम सप्लाई करेंगे। समझा क्या नहीं समझा? ठीक है। आगे उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया दोस्तों फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस, ठीक है। अभी मतलब क्या होता है, ध्यान देना, किसी प्रोड्यूसर को अगर ऐसा लग रहा है कि बाबा फ्यूचर में जाके कोई गुड्स का कीमत और बढ़ सकता है तो वो आज सप्लाई नहीं करेगा, उसको फ्यूचर के लिए वैसे ही रखेगा। समझ रहे मेरी बात? अगर आपको लग रहा है कि यार इसका फ्यूचर में प्राइस और बढ़ सकता है तो आप आज क्यों सप्लाई करोगे, फ्यूचर में कर दोगे आप। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जाके इसका प्राइस शायद और कम हो सकता है यार, तो आप क्या करोगे, फिर आज ही ज्यादा सप्लाई कर दोगे, फ्यूचर में नहीं करोगे। आपको रूल समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हमको दिया अदर फैक्टर, मतलब नेचर ऑफ मार्केट, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जैसे मान लो तुम चाय बेच रहे थे लेकिन बाद में पता चला कॉफी में बहुत पैसा है, तो तुम चाय बेचोगे क्या? नहीं, तुम कॉफी बेचोगे। ओके। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी हम लोगों का सप्लाई क्या होता है, बोलो, डिपेंडेंट होता है। तो ये आपने क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यहाँ पे हो गए। बोलो इतना क्लियर है क्या नहीं है? यस और नो गाइस, यहां तक पक्का समझा क्या नहीं समझा? अभी ध्यान दो, सुना मेरी बात, राइट। अभी हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई जो है ना एक हम लोगों का बहुत ही फंडामेंटल इकोनॉमिक थ्योरी है, ओके, या प्रिंसिपल है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड जैसा। अभी लॉ ऑफ डिमांड किसने लाया था, बोलो, मार्शल बाबू ने। तो लॉ ऑफ सप्लाई भी जो है ना दोस्तों ये भी किसने लाया, मुझे यहाँ पे बोलो,
अल्फ्रेड मार्शल ने लाया है, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी है, कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने 1890 में वहां पे पब्लिश की थी। तो ये लॉ क्या बोलता है कि बाबा देखो यार, ये लॉ भी हम लोगों को प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बताता है, ठीक है। अगर ज्यादा समझो हम लोगों का सप्लाई प्राइस रहेगा तो ज्यादा सप्लाई होगा, कम प्राइस रहेगा तो कम सप्लाई होगा, बस इतना ही है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का रिलेशनशिप डायरेक्ट है और लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है, इतना बस याद रखना है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशनशिप डायरेक्ट है और लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। आगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अभी देखो यार, इसमें हम लोगों को बस इतना ही देखना है भैया कि हमको बस प्राइस यानी क्वांटिटी सप्लाई से लेना देना है। जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना, वो गुड्स के प्राइस छोड़ के जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स है वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ प्राइस यानी सप्लाई का लेना देना है, बाकी की चीजों से कोई लेना देना है क्या, मुझे बोलो, नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला आगे, हाँ सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना, एस एक्स मतलब क्या, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे assumptions ऑफ द लॉ। अभी आप क्या करो मालूम है कि इसका जो मेमोरी टेक्निक है ना वो लिख के रखो, ठीक है। इसका मेमोरी टेक्निक लिख के रखो दोस्तों आप लोग। तो assumptions में ना यहाँ पे हम लोगों को लिखना है GW का CFO GW का CFO TT है। GW का CFO कैसा है बोलो, TT है। समझे कि नहीं समझे, अभी मैं ज्यादा इसको सुर लगा के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन समझ लो आप लोग। GW का CFO कैसा है बोलो, TT है, ठीक है। अभी देखो जो डिटर्मिनेंट्स है ना दोस्तों, वही हम लोगों के ना एजम्पशंस होते हैं, इतना याद रखना। बस डिटर्मिनेंट में हम लोगों को उसके पहले क्या करना है, बस नो चेंज लिखना है, ठीक है। अभी जैसे देखो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट है ऐसे एज्यूम करना है हम लोगों को, तो ही लॉ ऑफ सप्लाई तुम्हारा सेटिस्फाई होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम या ज्यादा हुआ तो तुम्हारा प्रॉफिट पे अफेक्ट गिरेगा और सप्लाई भी चेंज होगा। तो प्राइस के वजह से सप्लाई नहीं चेंज हो रहा है, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है। तो दया यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रखना है, मुझे यहाँ पे बोलो कांस्टेंट रखना है। पहला रूल समझा कि नहीं समझा। सेकंड, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप हर टाइम पे एक ही टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करने चाहिए। ओके, अगर आप मान लो समझो हर टाइम पे नया टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो तुम्हारा फिर वापस सप्लाई में गड़बड़ हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी कांस्टेंट चाहिए। तीसरा, नो चेंज इन द वेदर कंडीशन। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, समझो मौसम की बारिश के जगह पे बिना मौसम की बारिश हो गई तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, बताओ। डेफिनेटली गड़बड़ होगा यार। तो देखो, इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशन। नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, अर्थक्वेक अगर आया तो सप्लाई में गड़बड़ हो जाएगा। समझे क्या नहीं समझे बताओ, ठीक है। आगे, नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, सब कुछ नो चेंज, बात खत्म, ठीक है। मतलब भैया ये सब है ना हम लोगों का कांस्टेंट रहेगा तो ही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वापस सेटिस्फाई होगा। क्या होगा अब्दुल्ला, सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज होगा क्या, मुझे बोल, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो चेंज इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी कोई बदलाव नहीं चाहिए। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, दूसरे गुड्स के प्राइस भी कांस्टेंट रहने चाहिए। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ओके, फ्यूचर में हम लोगों के प्राइस बढ़ेंगे ऐसे हमारी उम्मीदें होनी नहीं चाहिए। ये अगर हमारा मतलब, एक बात बोलूं, प्राइस छोड़ के जो बाकी की चीजें थी ना डिटर्मिनेंट में, वही सारे तुम्हारे एजम्पशन है। चेक करो, तुमको ध्यान में आएगा। देखो ना, वो गुड्स सप्लाई के केस अपन ने जो डिटर्मिनेंट देखे उसमें 8 डिटर्मिनेंट देखे। अरे क्या पूछ रहे हैं हम आपसे यार, सप्लाई के डिटर्मिनेंट हमने 8 देखे क्या नहीं है, एजम्पशन 7 है क्या नहीं। मतलब प्राइस छोड़ के बाकी की जो डिटर्मिनेंट्स थे उसके पहले सिर्फ नो चेंज लगाओगे तो वहां पे आप लोगों के एजम्पशन बन जाएंगे। सही क्या गलत है बताओ। तो इसको बोलते एक ही तीर में 2 पंछी मारना। समझे कि नहीं समझे बताओ। ध्यान में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान में आया कि नहीं आया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था वाला, क्या याद रहेगा ना। जो भी हम लोगों के डिटर्मिनेंट्स थे वही हमारे एजम्पशंस है, बस एजम्पशंस के पहले हमको नो चेंज लगाना है, ठीक है। यानी प्राइस छोड़ के बाकी की चीजें हमारी डिटर्मिनेंट्स, बाकी के हमारे एजम्पशंस रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो क्या दिया उन्होंने जल्दी से फटाफट। अभी आगे हम जाएंगे थोड़ा सा मेरे भाई और बहनों,
अभी नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे जो भी टॉपिक है ना, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। पहले इतना याद रखना कि सप्लाई कर्व ये हमेशा कैसा रहता है तुम्हारा, लेफ्ट राइट अपवर्ड। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, पॉजिटिव होता है। इतना समझा पक्का क्या नहीं समझा बताओ, ठीक है। अभी थोड़ा ही बचा है अपना चैप्टर, ज्यादा नहीं बचा है, चिंता मत करो, हो जाएगा फटाफट, ठीक है। यस, और मैं आपको बोलूं क्या, और हम लोगों को आधा घंटा लगेगा, देखो ये चैप्टर कंप्लीट करने में, ठीक है। आधा से पौना घंटा लगेगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है ये, तो टाइम लग सकता है, तो टेंशन मत लो, ओके। यस, देखो तो अभी अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। कौन सा रहेगा बोलो, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, कि ये वाले कुछ हमारे टॉपिक्स है ना, या ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, यहाँ पे हम लोगों का है ना लॉ ऑफ सप्लाई सेटिस्फाई नहीं होता है। अभी देखो लॉ ऑफ सप्लाई हमको नॉर्मली क्या बोलता है कि जब भी प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम होना चाहिए, ठीक है। बट नीचे दिए हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जहां पे ऐसा नहीं होता है, मतलब प्राइस बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या अपन देखते हैं, तो इसका मेमोरी टेक्निक है दोस्तों अपना वहां पे रूपसा। क्या मेमोरी टेक्निक है मुझे बताओ दोस्तों जल्दी से, रूपसा लिख के रखो ये, ठीक है। तो अभी देखो रूपसा में कितने अपने चीज है, 5 चीज है, तो यहाँ पे अपने 5 पॉइंटर्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी पहला उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया है सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। तो देखो यार दोस्तों, उन्होंने क्या बोला है, लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स वर्क एट द गिवन वेज रेट। बराबर है क्या गलत है? लेबर सप्लाई मतलब क्या, कोई भी वर्कर ये कितना टाइम वहां पे काम कर रहा है उसको अपन बोलते हैं लेबर सप्लाई, ठीक है। अभी क्या होता है मालूम है क्या दोस्तों, कि समझो फॉर एग्जाम्पल आप उसको पगार बढ़ा के दोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी लेबर को थोड़ा पगार बढ़ा के दोगे तो वो क्या करेगा मुझे बताओ, वो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा टाइम काम करना वहां पे पसंद करेगा, मतलब वो ज्यादा टाइम काम करेगा अगर आप उसको पगार बढ़ा के दोगे तो। बट बाद में क्या हो रहा है देखो, कि एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि जहां पे आप उसको ज्यादा पगार भी दोगे ना, तो भी वो क्या करेगा मालूम है, क्या बोलेगा, नहीं यार अभी मुझे पगार नहीं चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। समझे आप मेरी बात, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक टाइम ऐसा होता है ना देखो दोस्तों, कि कोई भी इंसान वहां पे कम टाइम में ज्यादा पैसे के ऊपर काम करना पसंद करता है। एक टाइम ऐसा आता है ना, जैसे मान लो स्टार्टिंग में आप लोग जब भी काम करोगे, मान लो आपको कोई 10,000 रुपीज, या मैं बोलता हूँ चलो यार जाने तो अच्छा बोलते हैं अपन, और 1 लाख रुपए समझो तुमको अगर कोई महीने का दे रहा है, तो तुम कर लोगे शायद काम, 8 घंटे काम करोगे। अभी वो तुमको बोल रहा है मैं तेरे को है ना 1,40,000 रुपये पगार देता, लेकिन तू 10 घंटे काम कर, तुम क्या बोलेगी, ठीक है चलेगा। फिर वो तुमको बोलेगा 2 लाख रुपया महीना देता, तू है ना 10 घंटे की जगह पे अभी 14 घंटे काम कर, शायद तुम 2 लाख पे कर भी लोगे। लेकिन वो बोलेगा कि देखो अभी मैं ना 2.5 लाख देता, तू है ना 18 घंटे काम, तुम क्या बोलेंगे, अब रहने दे, मेरे को नहीं करना। बराबर है क्या गलत है मुझे बताओ, ध्यान में आ रहा है क्या? तो जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर तुम लोग ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी सामने वाला पर्सन काम नहीं करने को तैयार है, वो क्या प्रेफर कर रहा है, वहां पे रेस्ट करना प्रेफर कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्टिंग में कैसा होता है, यहाँ पे देखो ये जो भी है ना तुम्हारा, प्लीज ध्यान देना, जब तुम्हारा वेज रेट 100 रुपया पर आवर था तब 5 घंटे काम होता था, मतलब यहाँ पे था। अभी 200 रुपया पर आवर हुआ तो शायद वो यहाँ पे देखो 7 घंटा काम करने को तैयार है, मतलब ऐसा जा रहा है कर्व, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 300 रुपया जब उसको मिलेगा पर आवर, तो वो 7 घंटा नहीं, वो 6 ही घंटा काम करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे 7 घंटा काम करके 200 के हिसाब से उसको कितना पैसा मिल रहा था यहाँ पे बच्चों, 1400 मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन 300 रुपया मिलने के बाद 6 घंटा ही काम करके उसको कितना मिल रहा है, 1800 मिल रहा है यहाँ पे। ध्यान में आया कि नहीं आया? तो एक हायर वेजेस जब उसको मिल जाता है ना, तब उसको ऑब्वियसली पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा मिलता है, तो वो अभी ज्यादा टाइम काम करना प्रेफर नहीं करता है। वो क्या करता है, एक टाइम बाद ज्यादा पैसे में कम समय काम करना वो प्रेफर करता है। समझा कि होता है क्या नहीं होता है यार ऐसा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी भी बात करूं है ना, तो मान लो किसी समझो बैच में अगर 8-10 बच्चे रहेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, जान दे बाबा नहीं करने को बैच, मरने दे, समझ रहे हो। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, बाबा जान दे अपन ना 10 बैचेस लेने, जैसे 2 ही बैच लेंगे, लेकिन उसमें एक साथ 200 बच्चों को पढ़ाएंगे, 300 बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मेरा भी सोच होता है आजकल, होता है क्या नहीं होता है बोलो, तो क्या है, कम टाइम काम करके ज्यादा रिटर्न्स कमाना। समझे, ये वाली बात, ये सबकी साइकोलॉजी हो जाती है एक समय के बाद, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे जो सप्लाई कर्व रहेगा ना,
तो ये तुम्हारा ऐसे बैकवर्ड बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुझे बोलो, ये तुम्हारा दिख रहा है, पहले ऐसा जाता था और अभी पीछे आ गया, मतलब बैकवर्ड आ गया। क्या बोलते हैं अपन इसको, बैकवर्ड आ गया बोलते, समझा? यस। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई सेटिस्फाई नहीं होता, ये एक्सेप्शन है उसका, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान देना दोस्तों। आगे हम लोगों को ना दिया एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। जैसे अभी देखो ना यार, मान लो फॉर एग्जांपल एक्चुअली ठंडी के टाइम में तो आपको मैंगो की बहुत ज्यादा कीमत मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं सप्लाई कर रहा है। लेकिन फिर आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये एग्रीकल्चरल गुड्स यार, वो अपने हाथ में नहीं है। तुमको बहुत ज्यादा प्राइस मिलता रहेगा तो लगे आज अपन ने रात को लगाया एग्रीकल्चर में या फार्म में, अपन ने आज कोई वहां पे ये क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्ट किया, नहीं लगे दूसरे दिन आ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में तुम लोगों का सप्लाई जो होता है ना, ये तुम्हारा लिमिटेड होता है भैया। ये एक स्पेसिफिक पीरियड में होने वाली चीजें होती है, ठीक है। तो इसलिए ये तुम्हारा यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ सकता है प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी, इसलिए तुम्हारा क्या है बोले, एक्सेप्शन। देखो क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीकल्चरल गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक सीजन एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन। अपने हाथ में क्या बोलो, नहीं है, इसलिए क्या है मुझे बोले, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को दिया है दोस्तों, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया है अर्जेंट नीड फॉर कैश, ठीक है। अभी देखो बच्चों, बहुत बार आपने भी ये देखा होगा कि अगर किसी पर्सन को समझो अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है पैसे की, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, जान दे बाबा जितना है उतना दे, लेकिन लगेज दे दे मेरे को। वो वैसे सोचेगा कि नहीं यार, मुझे जब बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगा तब मैं वहां पे फिर बेचूंगा। देखो ना यार, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, बेचारे बहुत लोगों का नुकसान हो गया। हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी पैसे लग गए, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कचरे भाव में बेच दी लिटरल लोगों को। सही क्या गलत है बताओ, ध्यान में आया मैं क्या बोल, राइट? तो ये क्या बोला, अर्जेंट नीड फॉर कैश। जब भी हमको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है, वो टाइम पे अपन चाहिए वो दाम में वहां पे चीजों को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे अपन ज्यादा कुछ सोचते हैं क्या, बोलो नहीं सोचते। आगे पेरिशेबल गुड्स, तुम लोग देखना जब भी बाजार रहता है ना, सब्जी का बाजार, ठीक है, शाम के टाइम पे जब जाओगे ना आप लोग, तो बस सस्ते में सब्जी मिलती है। सही क्या गलत है बताओ? क्यों है? क्योंकि उनको पता है एक तो ये फेंक दो, नहीं तो जो मिल रहा है वो पैसे में बेच दो यार, खत्म कर दो बात को, ठीक है ना। कोई भी सीजनल वाली चीज है, देखना कोई भी सीजनल वाली चीज है, ठीक है, सीजनल वाले बिजनेस में भी होता है वैसे ही है ना। लोग क्या करते हैं, आखिरी आखिरी में दे देते यार, ये भाव चल जान दे, लेके जाओ, है ना। सब्जी में भी होता रहेगा ऐसा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पेरिशेबल गुड्स में कैसा है दोस्तों, वो ऐसा नहीं बोल सकता है, नहीं यार आज दाम नहीं मिल रहा, मैं 2 दिन बाद टमाटर वापस लेके आता हूँ, समझे क्या? तो टमाटर का टमाटर जूस बन जाएगा तब तक, वो समझे ना, वो क्या बोलते हैं आप उसको, सॉस बन जाएगा वो, है ना। तो वैसा नहीं चलेगा। आगे रेयर गुड्स, अभी देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल कुनाल है, समझो आप, कैसा है बोला, रेयर आइटम एकदम, है क्या नहीं बताओ? तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कोई कितना भी पैसा देगा, लेकिन अपन अपने कुनाल को बेच पाएंगे कि नहीं? है क्या? ज्यादा वो बोलेंगे मेरे को 2 कुनाल चाहिए, 2 माकड़ चाहिए, अपन दे पाएंगे क्या, बोले नहीं दे पाएंगे। तो कोई भी चीजें जो भी रेयर होती है, या समझो कोई जूनी जो पेंटिंग्स है, वो होती है ना, मोनालिसा की पेंटिंग कुछ है देखो, या और क्या क्या रहता है यार, एक कोई तो भी बड़ी अपशकुन मानी जाती पेंटिंग, क्या नाम है उसका, ब्लैक कुछ तो भी माना जाता है, रो कुछ अजीब ही नाम है उसका, ठीक है। मतलब वो जिसके घर में लगाएंगे ना, उसकी 7.5 चालू हो जाएगी, ऐसी कोई पेंटिंग आती है ना, है वो, ठीक है। वो बोलो, ओल्ड कॉइन्स बोलो, एंटीक गुड्स बोलो, ये सारे कैसे बोलो, लिमिटेड चीजें रहो, है ना। कोई नूर का हीरा, समझे क्या मेरी बात, राइट? तो एक तुम कितने भी पैसे दो, एक ही हो, उसको थोड़ी ना तुम कुछ सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसका मेमोरी टेक्निक क्या था अपना, रूपसा, क्या था बोलो, या सुप्रा, आपको जो भी याद रखना है रखो यार, रूपसा या सुप्रा, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट देखो आगे, आगे उन्होंने हम लोगों को दिया है वेरिएशंस इन सप्लाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कि हम लोगों का जो गुड्स का प्राइस है ना, वो चेंज हो रहा है, यानी गुड्स का प्राइस चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, मुझे बोलो दोस्तों, हमारा क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज हो रहा है। समझे क्या नहीं समझे? ये वैसे तुमको पता है, चलो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, फटक करके ना ये एक शॉर्टकट में बोल देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, हमारे यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है अपना यहाँ पे वेरिएशन इन सप्लाई, ये अपन ने वैसे डिमांड में भी पढ़ा हुआ है ना, वेरिएशन इन सप्लाई करके कॉन्सेप्ट होता है।
और दूसरा कौन सा होता है मुझे बोलो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फटाफट, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई। ठीक है, अभी देखो वेरिएशन हो या चेंज हो, ये दोनों के केस में हम लोगों का क्वांटिटी सप्लाई जो है ना ये चेंज होने वाला है, समझे क्या? दोनों सिचुएशन में अपना क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा मुझे बताओ बच्चों, चेंज होगा। ये फिक्स रहेगा क्या बोलो, नहीं रहेगा, ठीक है ना? अरे यस और नो बोलो जल्दी से फटाफट, क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना? अभी देखो तो दोनों के केस में हमारा क्वांटिटी सप्लाई तो चेंज होने वाला है बॉस, नो डाउट, बट वेरिएशन में क्वांटिटी सप्लाई का चेंज होने की जो वजह रहेगी वो प्राइस रहेगी, मतलब वो गुड्स का प्राइस चेंज हुआ इसलिए क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुआ, समझे क्या नहीं समझे? और यहाँ पे तुम्हारे जो अदर फैक्टर्स रहेंगे ये क्या रहेंगे मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों, कांस्टेंट रहेंगे, समझे? यहाँ पे तुम लोगों के अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे मुझे बताओ बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे वेरिएशन इन सप्लाई में, ठीक है ना? बट चेंज इन सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगा ही होगा, बट क्वांटिटी सप्लाई के चेंज होने की जो रीजन रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे तुम्हारा अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से होगा। यहाँ पे तुम्हारा प्राइस क्या रहेगा मुझे बोलो, कांस्टेंट रहेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो अभी देखो बात ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो ये जो वेरिएशन है इसके दो बच्चे होते हैं। पहला होता है अपना यहाँ पे क्या मुझे बोलो, एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन इन सप्लाई, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे अपना होता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? उसी तरीके से चेंजेस में भी यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा, इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा कौन सा मुझे यहाँ पे बोलो, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना? ऐसे हम लोगों के कितने बोलो, 4 टाइप से, ठीक है ना? तो मुझे एक बात बोलो, वेरिएशन में कितने टाइप, एक्सपांशन यानी कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपांशन मतलब क्या, यहाँ पे देखो प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई का बढ़ना, उसको अपन बोलते हैं एक्सपांशन। लिख के रखना भला क्या आप लोग ये सारी चीजें, ठीक है? एक्सपांशन मतलब क्या, प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ना, दैट इज एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई का कम हो जाना, दैट इज क्या मुझे बोलो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है ना? अभी इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या, अदर फैक्टर के फेवरेबल चेंज की वजह से हम लोगों का क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है। अदर फैक्टर के फेवरेबल चेंज की वजह से हमारा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंक्रीज इन सप्लाई। एंड डिक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या, अदर फैक्टर के अनफेवरेबल चेंज की वजह से, अदर फैक्टर के अनफेवरेबल चेंज की वजह से हमारा क्वांटिटी सप्लाई कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मुझे बताओ, डिक्रीज इन सप्लाई। समझा? ये दोनों केस में तुम्हारे OF कांस्टेंट रहेंगे, मतलब अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, यानी यहाँ पे तुम्हारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या कांस्टेंट रहेगा बच्चों मुझे बोलो, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। बस आपको इतनी कहानी याद रखनी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इतना समझा क्या नहीं समझा बताओ, ठीक है? अभी देखो मेरे भाई और बहनों ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यार, मेरा सप्लाई कर हमेशा ऐसे होता है। अभी मान लो पहले मेरा प्राइस इधर था, अभी सप्लाई भी इधर था, ठीक है? अभी प्राइस मेरा ऊपर गया तो सप्लाई भी बढ़ेगा, मतलब पहले इधर था अभी इधर आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइटवर्ड मूवमेंट होता है तुम्हारा। क्या होता है बोलो, राइटवर्ड मूवमेंट होता है तुम्हारा। समझे क्या नहीं समझे मेरी बात, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, देखो दोस्तों हमेशा याद रखना, वेरिएशन के केस में सप्लाई कर्व का हमेशा मूवमेंट होता है मेरे बच्चों। क्या होता है, मूवमेंट होता है। और चेंज के केस में सप्लाई कर्व का हमेशा शिफ्ट होता है। ओके, यहाँ पे मूवमेंट इन सप्लाई कर्व होता है। लेफ्ट में क्या होता है, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व होता है। राइट में क्या होता है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। इधर सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है मेरे भाई और बहनों। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, पक्का क्लियर है यहाँ तक, ठीक है? अभी देखो तो ये इसमें कैसा होगा, तुम्हारा राइटवर्ड मूवमेंट होगा। एक्सपांशन में राइटवर्ड मूवमेंट, इधर राइटवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन में कैसे होगा, तो मान लो समझो मेरा पहले सप्लाई इधर था, अभी सप्लाई इधर आ रहा है, तो मेरा लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड, इसको अपन अपवर्ड भी बोल सकते हैं। इधर अपवर्ड मूवमेंट होता है, इधर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, या लेफ्टवर्ड भी बोल सकते हैं आप, डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड, जो आपको सही लगता है वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे क्या नहीं समझे बताओ, क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं पक्का? क्या नहीं आ रहा है भाई साहब, बोलो जल्दी से फटाफट। तो कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड, एक्सपांशन में राइटवर्ड या अपवर्ड, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है?
यहाँ तक किसी के मन में अगर कोई होगा शक तो आप लोगों को मुझे पूछने का पूरा है हक। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है? पक्का समझा? ओके। अभी देखो नेक्स्ट वाला जो तुम्हारा है ना ये है कौन सा? इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब कैसा? देखो अभी ये तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड है, यहाँ पे तुम्हारा प्राइस है, इधर तुम्हारा प्राइस कांस्टेंट होता है। पहले तुम्हारा सप्लाई कर इधर था, ओके, लेकिन अभी तुम्हारा सप्लाई इंक्रीज हुआ मतलब सप्लाई कर आगे गया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा बच्चों। क्या शिफ्ट होगा तुम्हारा? राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट होना। जब सप्लाई कर भी खुद का उठ के आगे चले जाता है, मतलब पहले का सप्लाई कर आगे जाता है, दैट इज कॉल्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये कब होता है दोस्तों? हम लोगों का इंक्रीज इन सप्लाई में होता है, ओके। एंड डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा? तो पहले मेरा सप्लाई कर इधर था, अभी मेरा सप्लाई कर पीछे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। समझे क्या नहीं समझे बताओ बच्चों? पक्का क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये सब अपना कहानी हो गया सप्लाई कर्व का। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर गाइस? बोलो जल्दी से, चलो फटाफट। यहाँ तक पक्का समझ में आया आपको हम क्या कर रहे हैं क्या? नहीं आया? एकदम अच्छे से समझा ना बच्चों? पक्का, ठीक है ना? तो हम लोगों ने एक्सपांशन देखा, कॉन्ट्रैक्शन देखा, इंक्रीज देखा, डिक्रीज देखा। एक्सपांशन में क्या होगा? हम लोगों का मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन में भी मूवमेंट। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ये सारी चीजें पक्का क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, ठीक है। चलो, और ये ना आप मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में आपको आ सकता है। ये डिफरेंस बिटवीन का सबसे फेवरेट चीज है, याद रहेगा पक्का के नहीं रहेगा बताओ? चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है, ध्यान देना दोस्तों। आगे अभी हम लोग जाते जरा, अभी थोड़ा ही बचा है ना अपना। यस, अभी देखो आप लोग आ जाओ फटक करके इस पे यू शुड नो पे आ जाओ जरा एक बार। यू शुड नो पे आ जाओ भला जल्दी से। देखो दिख रहा है आपको यू शुड नो? इधर इस पे आ जाओ। अभी देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सप्लाई दिया उन्होंने। तो सप्लाई इज देखो यार, जब अपन सप्लाई बोलते हैं ना तो ये अपना माइक्रो कंसेप्ट है, और जब एग्रीगेट सप्लाई बोलते तो मैक्रो कंसेप्ट है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सप्लाई अपन यहाँ पे हमेशा एक प्रोड्यूसर, एक सिंगल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, एग्रीगेट मतलब के सारे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये फर्क है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है बाबा। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू में क्या फर्क है समझ लो। अभी देखो यार, जब भी कोई भी एंटरप्रेन्योर है ना, कोई भी प्रोडक्शन का काम जब करता है, ठीक है, तो उसको वहां पे ना अलग अलग क्या लगते हैं मुझे बोलो? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। समझे क्या? जैसे क्या लगता है उसको समझो, वहां पे लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा। समझे क्या नहीं समझे? तो उसको क्या करना पड़ता है? ये सारी चीजों का पेमेंट उसको करना पड़ता है। तो जब भी कोई भी प्रोड्यूसर उसको लगने वाले प्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें के ऊपर वो खर्चा करता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं मुझे बोलो बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। समझा क्या नहीं समझा? प्रोड्यूसर ने जो भी एक्सपेंडिचर उसको लगने वाले चीजों के ऊपर खर्चा किया, प्रोडक्शन की लगने वाले चीजों के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना दोस्तों, जैसे तुमको अगर मान लो ज्यादा आउटपुट क्रिएट करना है तो तुम्हारा सीओपी भी क्या हो जाएगा बोलो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सीधी बात है ना दोस्तों। तुमको ज्यादा फिनिश गुड्स बनाना है तो तुमको कॉस्ट भी तो ज्यादा इनकर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के ऊपर, और तुमको मान लो कम फिनिश गुड्स चाहिए, ओके, आउटपुट कम करना है, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ध्यान में है क्या नहीं आया बताओ? ठीक है। तो देखो बच्चों, बेसिकली ये जो अपनी कॉस्ट होती है ना, ये अपनी तीन प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है जिसको अपन बोलते हैं टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं बोलो? टोटल कॉस्ट। ये अपना पहला वाला कंसेप्ट होता है। पहला होता है टोटल कॉस्ट। दूसरा हम लोगों का होता है बच्चों, उसको अपन बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। और तीसरा जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा कौन सा होता है बोलो? मार्जिनल कॉस्ट होता है। ऐसे तीन प्रकार के कॉस्ट होते हैं। एक बार वापस, पहला कौन सा? टोटल कॉस्ट। दूसरा कौन सा? मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा कौन सा? एवरेज कॉस्ट। ठीक है ना। अभी देखो यार, जब भी कोई भी प्रोड्यूसर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर करता है ना, तो वो टाइम पे वहां पे उसका है ना बेसिकली दो चीजों के ऊपर या दो प्रकार के कॉस्ट रहते हैं। पहला होता है उसका वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है उसका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या रे? तुम आउटपुट करो या मत करो, तुमको उतना पैसा देना ही पड़ेगा भैया, बात खत्म कर दो। जैसे मान लो रेंट हो गया, किसी उसके जगह का रेंट हो गया मान लो, या समझो प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये सारे क्या हो गए मुझे बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट हुए।
आणि वेरिएबल मतलब क्या, जितना तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर जोड़ता हूं, ठीक है, मेरे जितने भी फिक्स कॉस्ट है उसको और जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है उसको अगर मैं जोड़ता हूं, तो इससे मुझे यहाँ पे मिलता है टोटल कॉस्ट। क्या मिलता है बच्चों, मुझे बोले इससे टोटल कॉस्ट मिलता है। समझ में आया पक्का? तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बड़ा है सिंपल दोस्तों, तो प्लीज ध्यान दो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। बोलो समझा क्या नहीं समझे, याद रहेगा पक्का? टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आगे चलो, अभी देखो फिक्स कॉस्ट क्या, तो फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, लैंड हो गया, ओके, या कैपिटल हो गया, समझो, समझ में आ रहा है, मशीनरी हो गई, ये सारी जो चीज है उसके ऊपर अपन जो भी खर्चा करते हैं उसको फिक्स बोलते हैं। वेरिएबल मतलब क्या, कि ये ऐसी चीज है जो अपन वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर इनकर करते हैं, जैसे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, ये सब क्या हो गया, मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों अपने वेरिएबल फैक्टर्स कहलाए जाएंगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा? यहां तक किसी के भी मन में अगर कोई होगा शक तो आप लोगों को मुझे पूछने का पूरा है हक। बोलो कोई डाउट है क्या यहाँ तक, क्या नहीं है? पक्का क्लियर, एकदम टकाटक जोरदार कड़क एकदम। चलो अभी नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को दिया यहाँ पे एसी मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट। तो देखो एवरेज कॉस्ट मतलब कैसे आता है मालूम है क्या, समझो फॉर एग्जांपल मैंने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड आणि टोटल वेरिएबल करके मैंने समझो 1,00,000 रुपया टोटल कॉस्ट मेरा इनकर किया, आणि इसके ये 1,00,000 रुपया मैंने 1,000 यूनिट के लिए इनकर किया, तो मुझे 1 यूनिट का कितना खर्चा लगा, 100 रुपया लगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या कि बाबा मैंने टोटल में इतना खर्चा किया, मैंने उसमें इतने यूनिट बनाए, तो ऑन एन एवरेज 1 यूनिट को कितना खर्चा आया, तो दैट इज 100 रुपीज खर्चा आया। समझे क्या नहीं समझे दोस्तों? तो ये जो भी मेरा 100 रुपीज है ना, ये मेरा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, मुझे बोलो, एवरेज कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला आता है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, बोलो, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी हम लोगों का इसका वहां पे फॉर्मूला रहेगा। बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा, बताओ पक्का क्लियर है क्या नहीं है यहां तक? कोई दिक्कत? बोलो बच्चों जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया पूरा ना? चलो अभी नेक्स्ट देखो, आगे उन्होंने हम लोगों को दिया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, जैसे मान लो प्रचित है, बड़ी खादर खवी इंसान है, ठीक है, अभी मान लो पहले उसने वहां पे समझो 100 वड़ा पाव बनाने को बोले थे, और 100 वड़ा पाव बनाने को सामने वाले पर्सन को मान लो 2,000 रुपया खर्चा लगा था। अब ये बोल रही है वाह वड़ा पाव बड़े मजेदार है ना, तो वो बोल रही और एक वड़ा पाव बना के दो, तो एक 101 उसने वड़ा पाव बनाया, तो एक वड़ा पाव उसने ज्यादा बनाया जब, तो उसको वहां पे ना टोटल 2,020 रुपया का खर्चा आया। तो मुझे बताओ यहाँ पे जब 100 वड़ा पाव बनाए थे तो कितना खर्चा था, 2,000, और 101 जब बनाया तो कितना आया, टोटल मिला के अभी तक 2,020 आया। तो एक वड़ा पाव का प्रोडक्शन बढ़ाने के जैसे कॉस्ट में कितना बढ़ोतरी हुआ, 20 का बढ़ोतरी हुआ, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। देखो क्या बोल रहा है, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट, इसको अपन क्या बोलते, बोलो मार्जिनल कॉस्ट बोलते। इसके फॉर्मूले बस याद रखना, अब्दुल्ला उड़ जाए बेटा, नहीं तो जिंदगी से उड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो MCN मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस बिटवीन टू टोटल कॉस्ट। समझे क्या नहीं समझे, बताओ पक्का यहाँ तक? कोई दिक्कत है आप लोगों को, यहाँ तक का समझ में आ गया? एकदम टकाटक समझा ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना दोस्तों, आगे उन्होंने हम लोगों को दिया रेवेन्यू। अच्छा देखो यार, जब भी अपन हमारे बिजनेस में से कोई भी गुड्स किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बेचते हैं, तो बेचने के बाद हमको क्या आता है, बोलो पैसा ही पैसा। समझा के, जो भी रिसीट्स हमको मिलती है किसी भी माल को बेचने के बाद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों, रेवेन्यू कहते हैं। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है, तो देखो द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू यानी मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे अभी अपन ने कॉस्ट में कैसे 3 बच्चे देखे, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वैसे रेवेन्यू में भी है। अभी रेवेन्यू कैसे निकालने का देखो, तो मैंने कितनी क्वांटिटी बेची आणि कितने प्राइस में बेची। जैसे मान लो समझो आपने समझो एलविका ने 500 समोसे बेचे 20 रुपया पर समोसे के हिसाब से, उसको कितना पैसा मिलेगा, मुझे यहाँ पे बताओ। वो नहीं क्या, नाम समोसी बाई, है ना, ऐसे बोल लेगा एलविका को, फिर है क्या नहीं? तो यहाँ पे कितना आएगा, मुझे बोलो 10,000 रुपया हमको यहाँ पे मिल जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है,
तो ये है ना हम लोगों का यहाँ पे बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। क्या बन जाएगा मुझे बोलो? टोटल रेवेन्यू बनेगा। तो कैसे निकालने का? वो प्राइस इनटू क्वांटिटी। ध्यान में आया? हम कितना माल बेच रहे हैं और एक क्वांटिटी कितने में बेच रहे हैं, ये दोनों का बस मल्टीप्लीकेशन करना है। इससे हमको क्या मिलेगा दोस्तों? टोटल रेवेन्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है पक्का? देखो यहाँ पे मिला क्या? नहीं मिला? मिल गया, चल वेरी गुड। अभी देखो सुनो, आगे उन्होंने हम लोगों को दिया एवरेज रेवेन्यू। कैसे निकालने का? टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। मान लो मैंने पूरे साल भर में 100 करोड़ कमाए, ठीक है, 100 करोड़ का मान लो मैंने माल बेचा, और उसके लिए मान लो मैंने एक करोड़ यूनिट बेचे, तो एक यूनिट का कितना आया? शायद 10 रुपया कुछ आएगा, जो भी है 100 रुपया आएगा। ओके, 100 करोड़ अपॉन 1 करोड़, तो 100 रुपीज मेरा पर यूनिट वहां पे आ जाएगा। समझे क्या नहीं समझे बताओ? एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या? ऑन एन एवरेज मैंने एक आउटपुट कितने में बेचा, एक यूनिट कितने में बेचा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? टीआर अपॉन टी क्यू। क्या फॉर्मूला है? टीआर अपॉन टी क्यू। ठीक है, और नेक्स्ट है हम लोगों का मार्जिनल। वही है कि बाबा मार्जिनल मतलब क्या? दो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस ले लो। मान लो जैसे मैंने 500 यूनिट जब बेचे थे तब मैंने 5 लाख रुपया कमाए थे, और मान लो कि मैंने जब 500 यानी फर्स्ट बेचा तब मुझे 5,500,000 रुपया मिला, तो एक यूनिट ज्यादा बेच के कितना मिला? 500 मिला। तो ये मेरा वहां पे हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या होता है दोस्तों? दो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस होता है। दो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस होता है। समझे क्या नहीं समझे बताओ? ठीक है, तो देखो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों का ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस, वो हमारा 1 घंटा 11 मिनट 20 सेकेंड में कंप्लीट हो गया है।